गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का जो चौथा चैप्टर है वैद्युत धारिता उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। वैद्युत धारिता क्या होती है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण, जो चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है, कितने तरीके से किया गया है। तो चलिए पहले समझते हैं चालकता के आधार पर वैद्युत धारिता के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए इसके आधार पर देखिए पदार्थों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं? पहला है चालक पदार्थ, जिसको बोलते हैं कंडक्टर। और दूसरा है परावैद्युत पदार्थ, इसको कहते हैं अचालक या कुचालक के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर इसको कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, अचालक या कुचालक पदार्थ। एक तीसरा भी पढ़ेंगे जो आपको भौतिक विज्ञान के दूसरे पार्ट में मिलेगा, आगे है अर्धचालक। वो भी होता है, वो इन दोनों के बीच का होता है, न तो चालक होगा न तो परावैद्युत होगा, बीच का होगा, उसको कहते हैं अर्धचालक। तो अब समझते हैं सबसे पहले कि चालक पदार्थ होता क्या है। नंबर पहला है चालक पदार्थ, कंडक्टर्स जिसको कहते हैं कंडक्टर। देखिए चालक पदार्थ का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसमें हम ये कहें कि आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए। ठीक है, आवेश प्रवाहित हो जाए, या आप जानते हैं आगे पढ़ेंगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसको क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश वाहक, देखिए आवेश का मतलब होता है, आवेश जो आप चार्ज पढ़े उसके बारे में, आवेश वाहक। और वाहक मतलब आवेश जिसके कारण होता है, या जो आवेश को वहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वाहक जो होता है, जिसमें आवेश वाहक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो आप परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उनको हम चालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो चालक हैं? सबसे पहले जो चालक पदार्थ आप मिलता है वो है चांदी, सबसे अधिक चालक। इसके बाद मिलता है तांबा, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद मिलता है आपको लोहा। और यही एक तरह से चालक पदार्थ हैं, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा इत्यादि।
भींगी लकड़ी भी हो जाती है, भींगी लकड़ी में भी क्या होता है, चालकता आ जाती है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। नंबर दूसरा है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ इसको कहते हैं इंसुलेटर, देखिए परावैद्युत पदार्थ होता क्या है, परावैद्युत पदार्थ तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऐसे पदार्थ जिसमें आवेशवाहक या आवेशवाहकों की मात्रा, ऐसे लिखिए, आवेशवाहकों की मात्रा नगण्य होती है, क्या कहलाएंगे, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ या अचालक, परावैद्युत पदार्थ या अचालक कहलाते हैं। इन्हें कुचालक भी कहते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं, इन्हें कुचालक भी कहते हैं, मतलब चालकता को बिल्कुल ही ये अलाउ नहीं करते हैं, परमिट नहीं करते हैं, इन्हें कुचालक भी कहते हैं। जैसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिसको आप कुचालक कह सकते हैं, तो सबसे पहला आप जानते हैं रबर, कांच, थर्माकोल जो होता है वो भी आपका क्या है, कुचालक है। इसके अलावा प्लास्टिक, अब्रक का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक इस्त्री जो होता है, आयरन होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सूखी लकड़ी, गीली नहीं, कभी गीली लकड़ी से आप बिजली मत छूइएगा, सूखी लकड़ी इत्यादि, ये जो पदार्थ हैं इसको कहेंगे परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ, जिसमें आवेशवाहकों की संख्या या आवेशवाहकों की मात्रा नगण्य होती है, बहुत ही कम होती है, जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, या ये कहें कि जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, उनको कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। अब आगे पढ़ेंगे किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। देखिए मुक्त आवेश क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होता है। ये जो मुक्त आवेश होते हैं यही आवेशवाहक होते हैं। समझते हैं है क्या चीज़ ये, मतलब इन्हीं कारण आवेशों का प्रवाह होता है किसी चालक के अंदर। तो देखिए आप जानते हैं कोई भी परमाणु है स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे मान लीजिए हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम देखिए, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 और परमाणु भार कितना होता है 23, ठीक है। सोडियम जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या निकलेगा आपको, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सबसे बाहरी कक्षा में, ठीक है। जरा इसका बनाते हैं हम, देखिए तो ये हो जाएगा नाभिक में क्या होता है, नाभिक में 11 प्रोटॉन रहेगा और 12 न्यूट्रॉन रहेगा, तब तो 23 होगा। इसके बाद पहली कक्षा में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 8 हो गया। तीसरी जो बाहरी कक्षा होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कहीं पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसके नाभिक में प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है।
जरा देखिए प्रोटॉनों पे कैसा आवेश होता है, प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉनों पर न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है। तो देखिए जितने इसके नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं 11 प्रोटॉन हैं, तो उसकी कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब ये अगर नाभिक की बात करें तो देखिए 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव, ये दोनों हो गए, क्या हो गया +11 -11, आवेश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया उदासीन हो गया। जब प्रारंभिक अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में है, तब की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए, अब आप पढ़े हैं वैद्युत बल, कूलाम के नियम से पढ़े हैं। वैद्युत बल जो होता है वो ये होता है 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 और नीचे हो जाएगा R², ये होता है न्यूटन। ये क्या है कूलाम बल है या वैद्युत बल है। किसके बीच में लगता है, ये दो आवेशों के बीच में लगता है, चाहे वो आवेश समान प्रकृति के हों चाहे विपरीत प्रकृति के हों। अब देखिए जरा, ये 11 प्रोटॉन है, धनावेशित है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये जो प्रोटॉनों से, ये प्रोटॉन इसके नाभिक में होंगे, तो प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है। कम होने का मतलब कम किससे कम है, जो बाहर है उससे कम है। तो जो अंदर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उन पे नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, जो आकर्षण बल लगता है उसका मान होता है बहुत ज़्यादा मान होता है। लेकिन जैसे पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे तो ये दूरी क्या हो गई, दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने से देखिए जब यहाँ पे दूरी बढ़ेगी, ये का मान R² का मान बढ़ेगा, तो बल क्या होगा, बल घटने लगेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर है, मतलब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, उनके जो लगने वाला बल है वो पहली कक्षा की तुलना में कम हो गया है, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। अगर तीसरी कक्षा की बात करें, यहाँ पे ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये दूरी और ज़्यादा हो गया, तो ये जब और ज़्यादा होगा तो ये और कम हो जाएगा। तो ये जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इस पे इसके द्वारा लगने वाला बल क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए, हमें एग्जाम्पल के तौर पे समझें, मान लीजिए पिताजी हैं ये, ठीक है, यहाँ पे घर पे पिताजी रहते हैं, घर पे रहते हैं, उनके 3 बेटे हैं, ये पिताजी हैं, फादर गॉड है, गॉड फादर, ठीक है। पिताजी हैं, एक उनका बेटा रहता है उनसे 50 किलोमीटर दूर, नंबर बेटा एक जो सबसे छोटा वाला बेटा है वो 50 किलोमीटर दूर रहता है, मान लीजिए ये 50 किलोमीटर है, ठीक है। जो दूसरा बेटा है वो जो B है वो मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर रहता है, इससे 200 किलोमीटर, टोटल 250 हो गया। जो तीसरा बेटा है वो मान लीजिए और ज़्यादा दूर है, बिल्कुल दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, टोटल 500 किलोमीटर दूर, मतलब मान लीजिए यहाँ से ये 250 किलोमीटर दूर है। अब बताइए जरा, आप सोच के बताइए कि पिताजी का जो दबाव होगा किस बेटे पे सबसे ज़्यादा होगा, A वाले पर कि B वाले पर कि C वाले पर। तो आप कहेंगे सर जी जो सबसे नज़दीक होगा उस पर पिताजी का दबाव क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो हमेशा डरा रहेगा, पिताजी आ सकते हैं, पढ़ाई करने क्या है, घूमेगा नहीं दोस्तों के साथ, ये हमेशा इस पर दबाव डालेंगे। लेकिन जो सबसे दूर वाला है ये थोड़ा कम रहेगा, इसको डर रहेगा लेकिन थोड़ा रहेगा, इसकी तुलना में कम रहेगा। ये सोचेगा चलो आएंगे तो आते आएंगे, ये तो कभी पहुँच जाएंगे। सबसे जो दूर है, जो C वाला जो दूर है 500 किलोमीटर दूर है, उसको कोई टेंशन नहीं है, पिताजी आएंगे भी तो ये बता देगा भैया जा रहे हैं पिताजी, तो बच जाएंगे वो, ठीक है। तो मतलब पिताजी तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो यही काम होता है यहाँ पे, जो प्रोटॉन होता है जो नाभिक में है, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो सबसे दूर है, उस पर नाभिक का बल कम हो जाता है, ये उस पर आकर्षण बल कम लगाता है, जिसके कारण होता क्या है कि जैसे यहाँ पे C वाला जो बेटा है उनका सबसे बड़ा वाला बेटा है वो बिल्कुल आज़ाद है, कहीं घूम फिर लेगा, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर लेगा। लेकिन जो A वाला था वो तो उसके सर पे दबाव है, जा नहीं सकता कहीं भी। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है ये होता है फ्री, क्या होता है, फ्री होता है, किससे, नाभिक से, इस पे इनका दबाव कम होता है, ये आसानी से इस कक्षा को छोड़कर निकल सकता है।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है नंबर एक ही है उसमें, अगर मैग्नीशियम होता तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते, दोनों आजाद होते। तो ये जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो चालक में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, चालक में घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश, इसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश। अच्छा, इसके बाद ये तो समझ में आ गया बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या मुक्त आवेश होता है। और इसी के कारण कोई भी पदार्थ, कोई भी चालक पदार्थ आवेशित होता है। चाहे अब देखिए, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई दूसरा परमाणु, कोई दूसरे तत्व का परमाणु ऊर्जा दे दिया, या आप इसको ऊर्जा दे दिए। जैसे उधर जो सबसे दूर वाला जो बेटा उनका है, उसको अगर कहीं से कोई उकसाएगा, थोड़ा सा भी उकसाएगा तो क्या करेगा, वो घूमने चला जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरीके से ये जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको थोड़ी सी भी ऊर्जा कहीं से मिल गई तो ये क्या करेगा, कक्षा छोड़ के निकल जाएगा। तो अगर शुरुआत में क्या है, शुरुआत में मान लीजिए शुरुआत में 11 पॉजिटिव और 1 निकल गया तो कितना बचेगा, 10 निगेटिव, एक तो चला गया, तो कितना बचा इसमें। अब देखिए +11 - 10 क्या होगा, +1। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकलता है तो वो क्या बन जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो यहाँ पे Na1+ लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आवेशित हो गया। और ये आवेश किसके कारण हुआ है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश के गमन के कारण हुआ है। अगर क्लोरीन की बात करते तो क्लोरीन में क्या होता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहाँ पे Cl- हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मुक्तावेश। अब देखिए यहाँ पे जो धनावेश है ये तो जा नहीं सकता, ये प्रबल वैद्युत बल से बंधे होते हैं, क्योंकि ये बहुत कम दूरी में इकट्ठे होते हैं। 11 प्रोटॉन है इसमें, इनके बीच में भी तो बल लगेगा, तो ये बहुत कम डिस्टेंस में बंधे होते हैं, ये बद्ध होते हैं, मतलब ये जा नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, नाभिक को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। तो इनको कहते हैं बद्ध आवेश। इसको जो नाभिक में जो आवेश है, जो प्रोटॉन है, उसको कहते हैं बद्ध आवेश। समझ में आ गया कि मुक्त आवेश क्या होता है और बद्ध आवेश क्या होता है। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं यहाँ पे। परिभाषा क्या होगी, देखिए चालकों के परमाणुओं की वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर क्षीण वैद्युत बल कार्य करता है। बताया हमने आपको कि उनकी दूरी जो नाभिक से होती है अधिक होती है, इसके कारण उन पर जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। तो क्षीण आकर्षण बल कार्य करता है, अतः वे चालक में गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। जब बल कम काम करेगा तो क्या होगा, गति करने के लिए स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र हो जाते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालक में मुक्त आवेश की भांति कार्य करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त आवेश क्या होता है। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हुए हैं तो वो परमाणु क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मान लीजिए कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो क्या होता, 1 Na+ होगा। तो ये जो प्लस बन रहा है वो एक ही है, एक ही धनावेश है। तो ये जो धनावेश होगा वो स्थिर होता है, वो नाभिक छोड़ के नहीं जा सकता। तो देखिए क्या होता है परिभाषा, ये इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से मुक्त हो जाते हैं वे धन आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। सोडियम क्या था, पहले उदासीन था, बाद में धनायन हो गया, तो धन आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये धन आयन चालकों में स्थिर रहते हैं, ये निकल नहीं सकते, क्योंकि इन पे प्रबल वैद्युत बल कार्य करता है और ये उस चालक से बाहर नहीं निकल पाते। चालक से मतलब ये परमाणु से बाहर नहीं निकल पाते, चालक में स्थिर रहते हैं। अतः ये जो धन आयन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। तुमको समझ में आ गया कि मुक्त आवेश क्या होता है और बद्ध आवेश क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं, निकल गए बाहरी कक्षा से, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही मात्रा में धनावेश बनेगा और उतने ही बद्ध आवेश उस चालक में बन जाएंगे। परावैद्युत पदार्थ, इनके परावैद्युत के प्रकार कितने हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसको एक तो बोलते हैं इंसुलेटर और दूसरा कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक।
परावैद्युत के प्रकार क्या है? तो देखिए सबसे पहले परावैद्युत के बारे में पढ़ लिए हैं। ये क्या करते हैं? धारा के प्रवाह को या आवेश के प्रवाह को परमिट नहीं करते हैं, स्थानांतरित नहीं करते हैं। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो आवेशों के प्रवाह को स्थानांतरित न करते हुए केवल उसके प्रवाह नहीं करेंगे, उसके प्रभाव को स्थानांतरित करते हैं परावैद्युत कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ध्रुवी परावैद्युत या अध्रुवी परावैद्युत। और नंबर दूसरा जो है वो है ध्रुवी परावैद्युत। पहला इसे पढ़ेंगे अध्रुवी परावैद्युत। क्या होता है? देखिए परिभाषा होता है इसका, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिसमें धनावेश एवं ऋणावेशों के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, अध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। देखिए परिभाषा फिर से देखिए, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिसमें धनावेश एवं ऋणावेशों के केंद्र, जैसे मान लीजिए ये धनावेश हो गया और ऋणावेश भी इसी के ऊपर हो गया। मतलब धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र क्या है? परस्पर संपाती है। संपाती का मतलब ये होता है कि एक ही बिंदु पर है। धनावेश का भी जो केंद्र है वो भी ऊपर है और जो ऋणावेश का केंद्र है वो भी ऊपर है। तो ये दोनों आवेश क्या है? परस्पर संपाती हैं। तो इस प्रकार के परावैद्युत पदार्थ को क्या बोलेंगे? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए N2 नाइट्रोजन गैस, O2 CO2 H2 और एक है आपका CCl4 और भी बहुत सारे हैं। तो एंड ये जो हैं अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है। दूसरा है ध्रुवी परावैद्युत। इसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक।
तो इसमें क्या होगा, ये संपाती होते हैं तो इसमें संपाती नहीं होंगे, यही ना होगा। तो लिखेंगे ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिसमें धनावेश एवं ऋणावेशों के केंद्र, ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, क्या कहलाएंगे, ध्रुवी कहलाएंगे, ध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं, ध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझाएं, देखिए ये मान लीजिए धनावेश का केंद्र हो गया O, और ये ऋणावेश का केंद्र हो गया मान लीजिए P है, ऋणावेश का केंद्र। तो ये दोनों आपस में संपाती नहीं है, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, संपाती नहीं होने चाहिए बस, मतलब एक ही बिंदु पे नहीं होंगे। तो इस तरह से जो बनेगा उस प्रकार के परावैद्युत को क्या बोलेंगे, उस प्रकार के परावैद्युत को बोलेंगे ध्रुवी परावैद्युत। एग्जाम्पल क्या क्या है देख लीजिए। एग्जाम्पल में HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HBr हो गया, CO हो गया, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 हो गया अमोनिया गैस, ठीक है, इसी तरह से और भी है। तो ये सब क्या है, ये ध्रुवी परावैद्युत हैं। इनके जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं वो संपाती नहीं होते हैं, एक बिंदु पे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अध्रुवी में क्या है, ये दोनों संपाती होते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये जब संपाती रहेंगे तो इनका जो वैद्युत द्विध्रुव पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, लेकिन इनके पास जो ध्रुवी परावैद्युत हैं, जो ध्रुवी परावैद्युत होते हैं, इनके पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि कैसे इसका हम कैसे वैद्युत ध्रुवण होता है।